नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 क्रांति, जो कोटा है ना, कोटा का टय मेजर बर्टन है ना, टय से टय है ना, मेजर बर्टन था। और ये मैकमोसन्स है ना, ये मैकमेसन, यहाँ पर मैकमोसन, ये जोधपुर का था। यानी मार मार के मार दिया था इसको, इसको भी मार दिया गया था, इसको भी मार दिया गया था। और रही विलियम ईडन है ना, जो वो ईडन है, ईडन, ये जयपुर में थे। ठीक है। मॉरिसन, मॉरिसन का ध्यान नहीं है। 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? टोंक का वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला। 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में कौन टोंक का नवाब था? वजीरुद्दौला। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? जब महाराजा गंगा सिंह है। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा गंगा सिंह। दो बार देख ले भाई। 1857 क्रांति के समय कोटा का है ना, तो ये तो याद है अपन को। कोटा टेस्ट है, मेजर बटन है। मैकमेसन जोधपुरी होना चाहिए है ना। और देख लेना। और विलियम ईडन, ये जो ये ईडन है ना, ई का, ये जयपुर है। ठीक है। फिर मॉरिसन का ध्यान नहीं है ना। और 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला। जब इनका क्रम बता सकते हो कि भाई, ये जैसे कि सिराजुद्दौला है, मीर आलम है, इनमें से पहले आरोही या अवरोही में है ना। आरोही मतलब क्रम से, ठीक है। और अवरोही मतलब हम्म, बाद से पहले है ना, ऐसे है। यानी उल्टा आएगा आरोही में, वह अवरोही में। तो 1857 में क्रांति समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? तो ये वजीरुद्दौला है, वजीरुद्दौला। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा गंगा सिंह। इसके बाद में महाराजा फतेह सिंह, महाराजा सुमेर सिंह, राव उम्मेद सिंह। ये राव उम्मेद सिंह तो बूंदी होना चाहिए भाई, राम उम्मेद सिंह तो। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? और जो हुड़ला सम्मेलन हुआ था, हुड़ला, वह कहाँ हुआ था, या फिर कब हुआ था, है ना, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया? ये डी आर साहनी है ना, डी आर साहनी है। खोज दे रखा है भाई साहब बंदा ने, खोज, डी आर साहनी। जब बैराट की बात कर रहा है, बैराट जो जयपुर में है ना, वहाँ से पता चला है। तो किसने बैराट का उत्खनन किया? डी आर साहनी, साहनी है। ठीक रह जाएगा ध्यान ये। और एच डी सांकलिया, एच डी तो एच डी, डी डी से ये वो होना चाहिए यार, आहड़ होना चाहिए, आहड़, एच डी है ना, आहड़, आहड़ होना चाहिए एच डी। बी एन मिश्र, ये कहाँ आएगा बी एन मिश्र? जब निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया? ये डी आर साहनी है, खोज। इसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा? आ गया ना क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा? चल बता भाई क्या आएगा इसमें। हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा? अब्दुल कादिर बंदायूनी, कर्नल जेम्स टॉड, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल। हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बंदायूनी, अबुल फजल। आंसर देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा पर्सन पीटीआई। तो आंसर कौन सा है जब इसमें? अब्दुल कादिर बंदायूनी। हल्दी घाटी के युद्ध को, हाँ सही है। ये ऐसे याद कर रखा है अपन ने, देखें, दा से दा जाएगा, दा। ठीक है, दा से दा, यानी कि गोकुंदा, अब्दुल कादिर बंदायूनी। तो हल्दी घाटी के युद्ध को, बात किसकी आ रही है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य। तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा है ना, तो दा से दा, गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था? अब्दुल कादिर बंदायूनी। अब ये और भी है, जैसे कि मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था, ठीक है ना। और
मेवाड़ की थर्मोपली, इस प्रकार से और भी उपाधि दी गई है अलग अलग उसको, जैसे दिवेर का युद्ध को, है ना। तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन ने किस प्रकार से किस युद्ध के बारे में कहा था। तो दा से दा बंदा यूनी है। ये क्या है, ये काफ़ी बार आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद है अपन को ना। जैसे कि हमीर रायण, ये पद्मनाभ है। रणमल रो छंद, छंद से श्रीधर, श्रीधर व्यास है, ठीक है। रणमल रो छंद श्रीधर व्यास है। अचलदास खींचीरी बचनी का, जब ये हो जाएगा कौन सा, अचलदास खींचीरी बचनी का, जब दास से दास है, शिवदास, चारण शिवदास, है। राव जैत सिरो चंद, ये जैत सी से बीटू सोजा है। दोबारा देख, देख हम्बीर रायण, ये तो पद्मनाभ है। रणमलरो छंद, है ना, छंद, छंद से श्रीधर, छंद श्रीधर, धर छंद धर, है ना, छंद धर श्रीधर व्यास। हम्बीर रायण पद्मनाभ, रणमलरो छंद श्रीधर व्यास। अचलदास, दास से दास, शिवदास, चारण दास शिवदास। अचलदास खिचड़ी बचनी का, चारण शिवदास। और राव जय सिरो चंद, बीटू सुजा, सी सुजा। दोबारा देख, हम्बीर रायण, हम्बीर रायण ये पद्मनाभ है। रणमलरो छंद, ये श्रीधर व्यास है। अचलदास खिचड़ी बचनी का, ये चारण शिवदास है, दास, है ना, दास से दास, चरण शिवदास। राव जय सिरो चंद, ये बीटू सुजा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। जब अगर ना, अब ये जो आंसर नहीं होते हैं ना इसमें, तो और बढ़िया आनंद आता है इसमें करने में ना। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। जब इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र के मामले में सम्मिलित है। बीकानेर का भी आता है और अलवर का भी आता है कि अलवर से कौन संबंधित है राजद्रोह व षड्यंत्र से, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। भोजी लंबरदार भरतपुर है। जब आंसर देखते हैं, 1 2 3 है, 1 2 3 का मतलब है 1 2 और 3। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। गोपाल दास, खूबराम, सत्यनारायण। गोपाल दास, खूबराम, सत्यनारायण रह जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा भाई। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। जो गोपाल दास है, फिर खूबराम है, खूबराम अच्छा नाम है ना। ये वैसे भी क्वेश्चन ये दोबारा आ चुका है। देख, खूब राम, है ना, नाम अच्छा है ना, खूब राम। और गोपाल दास और सत्यनारायण ध्यान रखना जरूरी है भाई, ये पूछेगा बीकानेर का। और वो जो अगर ये इसका अलवर का पूछेगा ना, तो इनमें से ज़रूर देगा 1 2 नाम कंफ्यूज करने के लिए। तो निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। गोपाल दास है, खूबराम है, सत्यनारायण है। गोपाल दास है ना, खूबराम है, सत्यनारायण किससे, बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे। फिर राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। सांभर है ये। जयसंबंध झील कहाँ है, राजसमंद में, हाँ राजसमंद में ही है। आना सागर, अजमेर, पंचपदरा, बाड़मेर। अब निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सम्मिलित नहीं है। जब किसकी बात कराए पुरातात्विक स्थल, तो इसमें आ जाएगा कौन सा, कांतलीर काकनी, ये सीकर है। आई समझ में, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। लेकिन ये बालाथल का भी तो पता होना चाहिए कि बालाथल कहाँ है। तो जोधपुरा, निम्न में कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सम्मिलित नहीं है। जब ये जोधपुरा ना, ये जो जोधपुरा नाम है, ये नाम के विपरीत स्थान है। जैसे कि जोधपुरा समझ के ये जोधपुरा मत कर देना भाई, ये जोधपुरा में नहीं है, ये जोधपुरा है, ये जयपुरा में है। और अगर वो जयपुरी आएगी, कुछ इस प्रकार की सभ्यता आएगी, वो जोधपुरा में है। ऐसे है, उल्टा सिस्टम है ना। कालीबंगा घग्गर है, जोधपुरा सावी रूपा रेल, हाँ ये वही होनी चाहिए, जयपुरी आनी चाहिए। जोधपुरा जोधपुर नहीं है, ध्यान देना इस बात पे भाई। बात आ रही है किसकी, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है। तो जोधपुरा, ये जोधपुर नहीं है, ध्यान देना पहली बात तो। और ये जयपुर है ना, जयपुरा। और अगर जयपुरी आएगा तो वो जयपुर नहीं है, वो जोधपुर है। इस प्रकार से है, उल्टा सिस्टम है। तो सावी रूपा रेल जोधपुरा है। ओजियाना, ये जोधपुर है, ओजियाना, है ना, ओजियाना। खारी,
खारी नदी पे है ये। कालीबंगा घग्गर, तो कालीबंगा में हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़, यानी कि कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी भी हनुमानगढ़ में है। तो क्या ये घग्गर नदी श्रीगंगानगर में नहीं है? श्रीगंगानगर में पता नहीं है यार, श्रीगंगानगर में है नहीं। तो चलिए बता, ये जो घग्गर नदी है ये आंतरिक प्रवाह की नदी है या फिर जैसे कि वो ऊपर नॉर्मल वाली नदी है? किस प्रकार की नदी है? या फिर पूरी ही जो बहने वाली है वो पूरी ही आंतरिक प्रवाह की है, या फिर कुछ बाहर भी बहती है धरातल के ऊपर? तो ये भी पता नहीं है भाई। लेकिन ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आती है, लेकिन ये पूर्ण तरह से नहीं है। लेकिन कांतलिय जो काकनी है ना, वह पूर्ण तरह से शुद्ध रूप से आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह का मतलब ज़मीन के अंदर ही अंदर जो बहती है वो है। ये घग्गर बाहर बहती होगी शायद। तो जोधपुरा सावी, कालीबंगा घग्गर, ओजियाना जोधपुरा ने कारी। बालाथल, बालाथल कहाँ है? बालाथल किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? जब किस लोक देवता का ना, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? मल्लीनाथ जी है भाई, है ना, लूनी रह जाएगा ध्यान, ये लूनी नदी, लूनी नदी के किनारे पर स्थित है मल्लीनाथ जी। बाबूजी ऊँटों के, तेजाजी प्रोफेसर है। हड़बू जी का पता नहीं है भाई, बिल्कुल भी पता नहीं है कि हड़बू जी का जन्म स्थल कहाँ हुआ था। हड़बू जी किन के देवता हैं? जैसे कि ऊँटों के हैं, सांपों के हैं या फिर गाय बचाई थी हैं, या फिर जो कल्ला जी हड़बू जी वो हैं, पता नहीं है। तो फिर देख, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? ये सामर है, समझ रहा है बात को? रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है, सामर है ये। जबकि जयसमंद राजसमंद आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात बता, जयसमंद राजसमंद में है, तो अगर कोई राजसमंद नाम से अगर झील है तो वह कहाँ आएगी? उदयपुर में? ध्यान नहीं भैया ना। तो जयसमंद, आना सागर अजमेर है, पंचभद्रा बाड़मेर है। और ये अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज है, ध्यान देना इस बात पे, अजय राज है। ठीक, और कोई भी आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अजय अज जरूर आएगा और राज है ना, वो ऑप्शन में देगा अजय राव, अजय राठौड़ वगैरह वगैरह ना, अजय राज है। निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्व स्थल और सुमेलित नहीं है? जब इसको साइड में कर देते हैं, बालातल वैसे है कहाँ? क्या ये अलवर है? ध्यान नहीं है भाई। जोधपुरा सावी रूपालय नदी आएगी। कालीबंगा घग्गर है। और ओजियाना खारी है, ओजियाना खारी। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? जब ये मल्लीनाथ जी है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी दंडी के, जब ऐसे याद कर सकते हैं इसको ना, ल से ही पकड़ते हैं, लूनी मल्ली नाथ जी है ना। पाबूजी तो ऊँटों के हैं, पाबूजी 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 ऊँटों के, पाबूजी ऊँटों के हैं, आई बात समझ में? तो कोलू गांव, यानी कि पाबूजी तो क्लियर है अपना। बू की ऊ की मात्रा आएगी, चाहे वो जन्मस्थल हो चाहे वो गांव से संबंधित हो, ठीक है ना। तो ये पाबूजी है। और तेजाजी प्रोफेसर करनाल नागौर है। हड़बू जी का ध्यान नहीं है। तेजाजी, तैसे तेजाजी पर बे तय सैर प्रोफेसर, तेजाजी प्रोफेसर करनाल नागौर। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, इनका पता नहीं है भाई। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? लू मल्लीनाथ जी। पाबूजी उटोके हैं, तेजाजी प्रोफेसर नागौर करनाल, है ना। और जो पाबूजी से संबंधित जो भी है, जन्म स्थल है या फिर गांव है ना, उन सब में वो की मात्रा आएगी पाबूजी। अड़बूजी, अड़बूजी का ध्यान नहीं है। आगे चलते हैं, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध, जब देखें 1 4 2 3, एक क्रम लिखना है ना इनका। जब तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में ग्रीष्ममेल, ये 1544 में हुआ है। ये 1191 में हुआ है ना। द्वितीय 1192 में आ जाएगा। हल्दीघाटी युद्ध ये 1576 है। और दिवेर का, दिवेर का, दिवेर का यार ध्यान नहीं है यार, दिवेर का ध्यान होना चाहिए वैसे।
दिव्यर का युद्ध, है ना। दिव्यर का पता नहीं है। गिरी सुमेल 1544 किस किस के मध्य हुआ था? गिरी सुमेल राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप वर्सेज मान सिंह। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध की बात है ना, तो बाबर और वो था ना वो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी भाई, दिल्ली पे शासन किसका था उस समय जब बाबर आया था भारत में? तब दिल्ली पे उस समय कौन था? इब्राहिम लोदी या फिर बहलोल लोदी? बहलोल लोदी है शायद, बहलोल लोदी देगा भाई वो ऑप्शन। कि ये बताइए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जैसे कि ऑप्शन में दे दिया उसने। एक तो बाबर देगा ऑप्शन में कि ये बाबर है, चल ठीक है। और बाद में तो जो और ऑप्शन है जिसमें बहलोल लोदी है ना, और बहलोल लोदी सिरा, काफ़ी शानदार शानदार ऑप्शन देगा। सिराजुद्दौला तो पकड़ जाएंगे अपन, है ना। बहलोल लोदी और जियाउद्दीन बहलोल, बहलोल लोदी ये शायद बहलोल लोदी। और देख लेंगे अपन, है ना, बहलोल लोदी कि कौन सा था उस समय जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना। जब ये बात कर रहा है किसकी? तराइन की। ये 1191 का है। जब ये तराइन का युद्ध तो भाई साहब तराइन का, हाँ जब ये तराइन का युद्ध तो वो है ना मोहम्मद गोरी है ये तो। ये तो गोरी है ना, वो मत चुके चौहान, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज यार तराइन का वो है ना, पृथ्वीराज था। इस पर तो मूवी आ चुकी है। तराइन के प्रथम युद्ध की बात है। तो एक बात बता, चल ठीक है ये तो अपन ने कर दिया, लेकिन अगर वो पूछेगा कि ये जो 1526 में कि ये जो बाबर के साथ में युद्ध हुआ है ये कौन सा है, तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है। तो इसका मतलब तो यही है। तो हाँ, तो ये सुन सुन सुन, द्वितीय युद्ध नहीं है, ये फर्स्ट ही है। बात तराइन की है, पड़ गया ना चक्कर भाई। तराइन है ये, है ना, तराइन। ये 1191 बाण मारता है मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान था, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्लियर है। 1191, 1192, 1191 वो हार गया, विजय प्राप्त कर ली थी पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन वो फिर क्या है कि इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की और वह आमोद प्रमोद में डूब गया। और डूबने के बाद में फिर क्या है कि और वो जो जैसे कि युद्ध स्थल है कि भाई जो अगर सही जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, अगर पहले जगह जगह कवर कर लेगा तो उसकी पकड़ बढ़िया हो जाती है ना युद्ध वगैरह लड़ाई पे। तो पहली बार तो वह सही जगह स्थान सही जगह नहीं चुनी अपनी सेना के लिए युद्ध करने के लिए। फिर बाद में अगर जैसे कि चौमासा यानी कि बरसात वगैरह आई तो उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। तो क्या है कि ये छोटे छोटे ही डिसीजन हो लेते होते हैं, लेकिन ये काफ़ी भारी समस्या पैदा कर देते हैं। क्योंकि भाई ज़रूरी है कि अगर जैसे कि अपन ने नीचा एरिया है, नीचा एरिया है वहाँ अगर टेंट लगा दिया, सेना का रुकने की व्यवस्था कर दी, युद्ध चल रहा है महीना महीना डेढ़ डेढ़ महीना तक युद्ध चलता है। अगर इधर से नदी का बहाव है, अगर नदी अगर तेज़ आ गई तो फिर समस्या का सामना करना पड़ेगा ना। फिर आप युद्ध करोगे या फिर आप खाने पीने की जो है वो व्यवस्था करोगे। तो ये जो इस प्रकार की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, ये वही है तो, है ना, मोहम्मद गोरी। जब जो और ये जो ठीक है ये तो अपन ने कर लिया, कोई बात नहीं। 1191 में तो विजयी थे, 92 की बात है। अब 92 में वो क्या है कि वो जो ये तो है ना ये मोहम्मद गोरी। अब ये जैसे कैसे नहीं था कि चल भाई हम स्वाभिमान है शक्तिमान है वगैरह, ऐसे नहीं था। और उसका सिर्फ उद्देश्य मकसद था चाहे किस प्रकार से जीते, चाहे बेईमानी से जीते, लेकिन जीतें। तो उसने उस समय आक्रमण किया था जब जैसे कि दैनिक निवृत्त कार्य से लिप्त होते हैं ना अपन सुबह सुबह, ठीक है ना। तो उस समय किया था जब कुछ तो सो ही रहे थे, कुछ फ्रेश होने वगैरह गए थे, तब किया था इसने आक्रमण। तब फिर आदमी क्या करेगा भाई, वो अस्त्र शस्त्रों को पकड़ेगा या फिर क्या। और वो अगर भाई पहले से ही कहाँ भाई इधर से सेना आ रही है तो फिर पहले ही तैयार हो। लेकिन ये जानता था कि भाई ऐसे सामसू मेरी पार पड़ेगी नहीं। तो इस प्रकार से ये गद्दारी से किया था, ठीक है ना भाई। ये है तो इस प्रकार से ये जो हमारे जो राजा हैं जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, महाराणा प्रताप है, इन्होंने बेईमानी को नहीं छुआ। आज समझ में, चाहे अपना सिर नौछावर कर दिया, चाहे अपना राज्य नौछावर कर दिया, चाहे हार ही जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन एक तो पीठ नहीं दिखाई, एक पीठ नहीं दिखाई। और दूसरी बात
गद्दारी का सामना, बेईमानी से नहीं जीते, सामने छाती होके लड़े थे। आई बात समझ में। और यही इन्हीं बातों पर अपन को गुमान है और अभिमान है। तो ये तो 1191 बाड़ा है, ये तो है ना 1191 बाड़ा। लेकिन जो है ना ये कौन सा ये तराइन हो गया, ये जो पानीपत है, पानीपत ये 1526 बाड़ा, ये बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी आएगा या पर बहलोल लोदी आएगा, इब्राहिम लोदी आएगा या पर बहलोल लोदी आएगा। ये चक्कर पड़ रहा है यार, ये कौन सा है, इब्राहिम लोदी है शायद, देख लेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन में आ जाएगा ना। चलो आगे चलते हैं। ढूंग जी जवाहर जी किस जिले के थे? ये सीकर है। ढूंग जी और जवाहर जी किस जिले के थे? सीकर है। ठीक भाई, ढूंग जी जवाहर जी किस जिले के थे? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ये पूछता है वो जोड़ों से कि ढूंग जी जवाहर जी कहाँ थे, वो कहाँ थे, वो कहाँ थे। सीकर है। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? ये 33 है। ये वैसे याद करने की कोशिश की है अपन ने, जैसे कि क्षेत्रीय त्रय का 33, और जो 73 अनुच्छेद है वह संबंधित किसे? मंत्रिपरिषद से। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 73 संबंधित है मंत्रिपरिषद से। मंत्री 73, क्षेत्रीय त्रय 1933। आगे चलते हैं। जिस प्रकार से भी याद करो, याद करना याद रहना चाहिए बस। कृष्णा कुमारी नाम था यार वो, है ना, वो जो जहर वगैरह दिया था ना, उस समय जहर पी लिया या पर दिया गया था, कुछ ऐसे है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़ है। और ये जो कलंक है ना, ये मेवाड़ पे कलंक है ये कृष्णा कुमारी का। क्योंकि भाई जब आप अपनी की राजकुमारी की रचना ही नहीं कर सकते, अपनी बेटी की ही रक्षा नहीं कर सकते, तो ये एक धब्बा है। और ये धब्बा इस प्रकार से है क्योंकि उस समय इनको जहर पीना पड़ा था, यहाँ पर दिया गया था। क्योंकि ये जो भाई पीने का करने का वही है भाई, संतान जहर वगैरह कब पिएगी भाई? जब पिएगी, जब जैसे कि पिता कमज़ोर है, माता कमज़ोर है, माता पिता कमज़ोर है भाई, तभी तो वो जहर पिएगी। तो ये इस प्रकार की बात है भाई, ये गलत है ये जो ये है ना, ये इस पे ये काढ़ा है ये मेवाड़ पे। ठीक है ना, बस यही काढ़ा है। और वैसे आर पार अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, तो भाई साहब इतिहास रचा पड़ा है। तो कहने का मतलब यही है, कृष्ण कुमारी विवाद। ठीक है ना, अब ये इस प्रकार से था कि भाई इन्होंने सगाई कर दी थी कृष्ण कुमारी की खाई। अब सगाई कर दी, अब सगाई कर दी तो उसमें क्या है कि जहाँ जिससे सगाई की थी ना, उसकी कई युद्ध वगैरह में मौत हो गई। अब मौत हो गई तो फिर भाई अब ये क्या करें, ये तो अब दूसरी जगह करेंगे। अब दूसरी जगह करेंगे तो इन्होंने शायद जयपुर वगैरह के साथ कर दी। अब जयपुर वगैरह के साथ कर दी तो ये जो इसकी डेथ हुई थी, उसका छोटा भाई था, वो शासक बन गया। और वो कहने लगा कि भाई ऐसे नहीं है, बुहार वुहार को नहीं ले जा सकते, अगर बड़ा भाई नहीं है, वो नहीं है, तो मैं हूँ शासक, मेरे साथ करो। ऐसे थोड़ी है कभी सगाई तोड़ दी इस प्रकार से ये। तो इन्होंने इन पे भी आक्रमण किया था। इधर से जयपुर वाले भी तैयार थे, मराठा वगैरह भी आ गए थे। ठीक है ना, तब ये सब जो है ना, ये जो दुश्मन दुश्मन जब खड़े होते हैं, जब अपन मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है ना, यही बात है, चाहे वो दैनिक जीवन की बात हो या फिर ये युद्ध वगैरह की राजा महाराजाओं की बात हो। तो कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। ठीक, आगे चलते हैं। बागौर साहब, बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। यह स्थित है। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। यह स्थित है, ये भीलवाड़ा में है। ठीक भाई, भीलवाड़ा में बागौर साहिब, है ना, बागौर साहिब। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है बागौर साहिब। बागौर साहिब वैसे ये बता सकता है कि बागौर है कहाँ है? बागौर भीलवाड़ा में है। भील है वाड़ा, भीलवाड़ा होना चाहिए भाई ये, बागौर। और देख लेंगे। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। यह स्थित है भीलवाड़ा में। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। यह स्थित है भीलवाड़ा में। सही तो है, भीलवाड़ा में।
आगे चलते हैं, बागौर भीलवाड़ा। वैसे ये बागौर ऐतिहासिक वो भी है, ऐतिहासिक स्थल भी है ना। बागौर, बागौर सभ्यता। आगे चलते हैं, झुंझुनू कहाँ मिलेगी? जो झुंझुनू है ना, झुंझुनू, बागौर साहिब गुरुद्वारा भीलवाड़ा। ये जो झुंझुनू है ना, झुंझुनू, रुक जाए यार, ये जो झुंझुनू है ना, यहाँ मिलेगी सुनारी। सुनारी, सुनारी सभ्यता कहाँ है? झुंझुनू। और ये बागौर दे ही दिया इसने भीलवाड़ा में। और हनुमानगढ़, ये घग्गर नदी के घग्गर नदी के पास है ना। बीकानेर का पता नहीं। फिर ये क्या आ रहा है? ये क्या है भाई? उज्ज्वला योजना 2024, 450 रुपये में गैस सिलेंडर, शुभारंभ 1 जनवरी 2024। लाभार्थी समूह उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी की महिलाएं, उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी की महिलाएं। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना में 300 सब्सिडी देता है। इसमें राज्य सरकार 150 रुपये स्वयं को सब्सिडी देगी, स्वयं है ना, सब्सिडी देगी। 300 तो केंद्रीय सरकार ही दे रही है भाई, वो अपन से क्या पूछेगा। वो ये बताइए, जो उज्ज्वला योजना है उसमें केंद्र सरकार की कितनी सब्सिडी देती है? 300 रुपये देती है भाई। और अपनी राज्य सरकार कितनी देती है? 156। इस प्रकार दोनों श्रेणी के लाभार्थी को 450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। 450, ठीक है ना। 450 भाई, 3 से 4 से 450 और 450 को उसकी जेब में। वैसे 820 का 10 20 50 रुपया का हेरफेर हो सकता है कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन 820 का भरा खाता है गैस सिलेंडर। तो ये है बात। तो अपन से क्या पूछेगा? वो अपन से ये पूछेगा, चल भाई ये बता, ये जो केंद्र सरकार है वो सब्सिडी कितनी देती है? 300 रुपये। राज्य सरकार कितनी देती है? 156। 300, 156, ठीक भाई। आगे चलते हैं, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल ने नहीं किया, है ना। जब ये पता, ये जो अबुल फजल है इसकी रचना का नाम क्या है? अबुल फजल की जो रचना है उसका नाम क्या है? तो क्या है अबुल फजल की रचना का नाम? या फिर खुसरो है? खुसरो। खजाइन उल फतह किसकी रचना है? खजाइन उल फतह, खजाइन उल फतह किसकी रचना है? अबुल फजल की। खजाइन उल फतह, ध्यान नहीं है यार, खजाइन उल फतह किसकी रचना है? अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल ने नहीं किया। जबकि भगवान दास है और टोडरमल है, जलाल खान है। तो अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में, समझ रहा है बात को, कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4 शिष्टमंडल भेजे थे, 4। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल ने। जबकि भगवान दास है, टोडरमल है, जलाल खान है। भगवान दास है ना, टोडरमल है, जलाल खान है। समझ रहा है बात को? कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4। भगवान दास है और टोडरमल है, जलाल खां है। जब ये ऐसे याद कर रखा है अपन ने, जे पी और बाटो कुछ ऐसे है, ये जे बी बाटो। जे से शुरू में जमनालाल बजाज, जमनालाल के बजाज के बाद में फिर भगवंत दास आ जाएगा शायद, फिर बाद से क्या बनेगा, तो ये क्लियर नहीं समझ में आ रही बात है ना। जब ये 4 भेजा था, निम्न से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल, अबुल फजल ने नहीं किया। जबकि भगवान दास है, टोडरमल है, जलाल खां है। अकबर के 4 शिष्टमंडल शांति दूत कौन कौन से हैं? उद्देश्य महाराणा प्रताप से अकबर की अधीनता स्वीकार कराना। जलाल खां सितंबर 1572। मिर्जा राजा मान सिंह यानी कि जलाल, जलाल के बाद में मान सिंह है ना, तो ये जय है ना, माँ, जय माँ, जलाल है ना, जलाल मान सिंह। जून 1573, सितंबर 1572, जून 1573,
1 साल बाद में ही है। राणा प्रताप ने मानसिंह के साथ भोजन नहीं किया बल्कि अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। भोज का आयोजन उदय सागर झील पर कराया। उदय सागर झील पर भगवंत दास कछवाहा अक्टूबर 1573। भगवंत दास कछवाहा अक्टूबर 1573। कछवाहा तो ये जयपुर में थे, है ना, 1573। जब ये सितंबर की बात है, सितंबर के बाद अगली साल जून में, है ना, गर्मी में भेजा था। इसके बाद में ये अक्टूबर की बात है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी उसी साल की बात है अक्टूबर। फिर दिसंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जून अक्टूबर और दिसंबर। जून जून से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, यानी कि 73 में 3 है भाई। ये जो है ना 1573, 15 में 3 बेर भेजा था। सितंबर में तो जुड़ते जुड़ते 72 में तो ये आया था जलाल खां। ठीक, तो ये अपन ने याद कैसे कर रखा है, जे, ना ना, जे एम, जे एम, और भगवंत दास का क्या करें, जे एम बी टी है ये, जे एम बी टी। अब जे एम बी टी तो बी से चक्कर पड़ रहा है, तो ऐसे कर ले, जय जय माँ, है ना, जय माँ, जय से जलाल का, मान मान माँ से मान सिंह, फिर जय माँ भेटो, सही है, जय माँ भेटो सही है, जय माँ भेटो सही है, जय माँ, जय माँ भेटो सही है ना। इसको नहीं भूलेंगे क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है। जय माँ भेटो है, ठीक है ना, वैसे तो पकड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जलाल का है ना, जैसे जलाल का है, माँ से मानसिंह है, जय माँ जलाल खां, मानसिंह, भय से भगवंत दास, टो से टोडरमल, जय माँ। जय माँ तो याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जय माँ बैठो। फिर 73 में कितने हैं, 3 है, 123। 72 में तो 1 है। ठीक, जब जलाल खां सितंबर 1572, मिर्जा राजा मानसिंह जून 1573। राणा प्रताप ने मानसिंह के साथ भोजन नहीं किया बल्कि अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। भोज का आयोजन उदय सागर झील पर कराया गया। ठीक है, भगवंत दास कछवाहा अक्टूबर 1573 में और टोडरमल दिसंबर 1573 में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, अच्छा देखते हैं। ये है शाहजहानी दरवाज़ा, शाहजहाँ द्वारा निर्मित। बुलंद दरवाज़ा महमूद खिलजी द्वारा निर्मित। शाहजहानी दरवाज़ा, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, शाहजहानी, शाहजहाँ द्वारा निर्मित। बुलंद दरवाज़ा महमूद खिलजी द्वारा निर्मित। बुलंद, है ना, बुलंद की मात्रा, महमूद की मात्रा। जब शाहजहानी, है ना, शाहजहाँ द्वारा निर्मित, बुलंद दरवाज़ा महमूद खिलजी है। बुलंद दरवाज़ा महमूद खिलजी है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, ये है गयासुद्दीन खिलजी। महमूद खिलजी है, महमूद खिलजी है यार। इसमें बुलंद दरवाज़ा की बात दे रखा है ना इसने, बुलंद दरवाज़ा महमूद खिलजी है इसमें। और इसमें क्या कर दिया अपन ने, जब अबुल फजल है ही कहाँ है, जय माँ भाटो है, जय माँ भट्टो है, भट्टो। जलाल खान है, मान सिंह है, भगवंत दास है, टोडरमल है। अबुल फजल कहाँ है, अबुल फजल नहीं है, सही है, और क्या है, जय माँ भट्टो। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, ये है भैया इसमें शाहजहानी दरवाज़ा, तो याद है, कोई दिक्कत नहीं, नाम से ही, नाम से पता चल रहा है। बुलंद दरवाज़ा महमूद खिलजी द्वारा, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी एक है इसमें, महमूद खिलजी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, महमूद खिलजी है। फिर बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चल देखते हैं, बागौर सभ्यता है, भीलवाड़ा में है। बागौर में लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है।
डॉक्टर एल एस लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया गया है। तो वर्ड देख ले भाई, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। पल्ले पढ़ रही है कछु? दो बार देख। बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 1 और 2 सही है, इसमें आंसर कहाँ है? बागोर भीलवाड़ा ने कोठारी नदी के किनारे। खोजकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र है। उत्खनन स्थल महासतियों का टीला कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृषि पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। लघु पाषाण छोटे पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के एस उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल सभ्यता है। मध्य पाषाण काल सभ्यता। डॉक्टर एल एस लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय। डॉक्टर एल एस लेसनी, वीरेंद्रनाथ मिश्र है इसमें। तो समझ में नहीं आ रही भाई इसमें, तो वो नोट्स देखेंगे तब जाके पता चलेगा इसमें क्या है। जब बागोर भीलवाड़ा है ना, कोठारी नदी के किनारे। खोजकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र, बागोर वीरेंद्रनाथ मिश्र। और उत्खनन स्थल महासतियों का टीला कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृषि पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। लघु पाषाण छोटे पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के 5 उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये है भाई, दोबारा देख ले। बागोर, ठीक है, बागोर सभ्यता को देख लेते हैं ना। बागोर भीलवाड़ा में है, कोटारी नदी के किनारे है। खोजकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र है। उत्खनन स्थल महासतियों का टीला कहलाता है। भारत में सर्वोत्तम कृषि पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। लघु पाषाण छोटे पत्थर उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के 5 उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल सभ्यता है। जो किताब होती है ना 10वीं की ऑथेंटिक, वही इनको ही देखना चाहिए अब, क्योंकि इसमें 2-4 इतने फैक्ट है जो अपन को उनकी ज़रूरत है नहीं है। भाई पहले किताब के फैक्ट करो याद आप, इसके बाद में आप और जो भी पढ़ना चाहे खूब पढ़ो, लेकिन वो तो मौजूदान याद होना चाहिए किताब के फैक्ट। इसके बाद में आप कोई भी पढ़ सकते हो, किसी भी जगह से पढ़ सकते हो। तो बाघ और सभ्यता, बाघ और भीलवाड़ा है, कोठारी नदी के किनारे है ना। कोठारी भीलवाड़ा में मेजा बांध भी कोठारी नदी पे है। वीरेंद्रनाथ मिश्र है। तो बागौर की तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। वाह, वाह से वीरेंद्र है ना। उत्खनन स्थल महासतियों का टीला कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृषि पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। लघु पाषाण छोटे पत्थर उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल सभ्यता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राव हम्मीर देव के सैनिकों के द्वारा, ये तो नुसरत खां है। और ये इसमें 1 और 2 तो सही है क्या? डॉक्टर एल एस लेसनी एवं पुणे विश्वविद्यालय के शिक्षण उत्खनन कार्य संपादित। ये खोजकर्ता तो वीरेंद्रनाथ मिश्र है ना, खोजकर्ता। हाँ तो एक गलत है तो इसमें चल छोड़ देते हैं ना, अपन को तो ये पता है ना भाई। भीलवाड़ा कोठारी नदी वीरेंद्रनाथ मिश्र। बागौर से वाह से अपन वीरेंद्र कर देंगे। इसके बाद में लघु पाषाण छोटे पत्थर उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के 5 उपकरण प्राप्त हुए हैं। 5 है ये शायद, 5 उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल सभ्यता है। इसके बाद में ये क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा, ये तो नुसरत खां सल्टा दिया था ना अपन ने, वो बात तो सही है। लेकिन उलग खान नुसरत खां इसके जो पराक्रमी वो थे क्या, सेनापति। लेकिन ये नुसरत खां मर गया कब? रणथंभौर के समय। लेकिन उलग खां कब मौत हुई थी, ये ध्यान नहीं है भाई। उलग खां की, उलग खान नुसरत खां ये दोनों पराक्रमी थे। नुसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का आक्रमण। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपने 2 सेनापति उलग खां और नुसरत खां को भेजा। उन्होंने झाई दुर्ग जीता। हम्मीर की सेना ने नुसरत खां को मार दिया। हम्मीर खां नहीं, हम्मीर की सेना ने नुसरत खां को मार दिया भाई। ठीक है ना। तो नुसरत खां की मौत हुई थी हम्मीर।
अमीर की सेना ने, है ना। तो रणथंभौर की बात है। ये घटना है कब की? 1301 की। ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? जब थांबा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? विरक्त, नागा, खालसा। निम्न में कौन सी धातु पंथ की शाखा नहीं है? थांबा नहीं है, विरक्त है ना। विरक्त, विरक्त का मतलब कोई से किसी से कोई मतलब नहीं, अपने भगवान की भक्ति में लीन, वह है विरक्त। है विरक्त, नागा, खालसा। जब इसमें क्या आएगा? ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र, भावना, रामसी अटक। नहीं है, छोड़। दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ की 5 शाखा बनी है। खालसा, है ना। प्रारंभ गरीबदास जी, दादू पंथ के उत्तराधिकारी, दादू जी के पुत्र। मुखपीठ नारायणा जयपुर। ये पूछता है भाई, ये नारायणा ये जयपुर है ना, इसकी ये जो चारों पांचों पीठ है उनके बारे में किसने स्थापना करी, कहाँ है? यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। नागा, प्रारंभ सुंदरदास जी। इसको बाद में देख लेंगे, हैं? देख लेते हैं पहले। ये है भाई। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई थी और सवाई जयसिंह ने 1726 में सैनिक के रूप में भर्ती किया। नागा वो थे। विरक्त का मतलब है घूमते फिरते रहे, गृहस्थियों को उपदेश देते थे। उत्तरादे या स्थानधारी, उत्तर भारत की तरफ चले गए। खाकी का मतलब है शरीर पर भस्म लगाते, खाकी वस्त्र पहनते। और अन्य शेष, मिस्किनदास पुत्र बखान जी और संतदास जी। तो संतदास जी ने किसकी स्थापना की? बखान जी ने किसकी स्थापना की? तो ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु पंथ की शाखा नहीं है? ये नहीं है थांबा, विरक्त है, नागा है, खालसा है। ज्ञान समुद्र, नहीं इसको छोड़। दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ की 5 शाखा बनी। एक तो खालसा है। प्रारंभ गरीबदास जी, दादू पंथ के उत्तराधिकारी, दादू जी के पुत्र। मुखपीठ नारायणा जयपुर में, नारायणा जयपुर में। और मुखपीठ नारायणा जयपुर, नागा। इसके बाद में मुखपीठ नारायणा जयपुर, नागा का मतलब है सुंदरदास जी। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई थी और सवाई जयसिंह ने 1726 में इन्हें सैनिक के रूप में भर्ती किया। सवाई जयसिंह ने 1726 ईस्वी में इन्हें सैनिक के रूप में भर्ती किया। विरक्त, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है कि सवाई जयसिंह ने 1726 में इन्हें सैनिक के रूप में भर्ती किया। जो ऑथेंटिक बहुत होती है उसमें सटीक और सही होता है बस। 60 के 70% वहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन। ये 10-20% के चक्कर में इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, तो ये नहीं है। 60 या 70% जो है उन पर कवर करना चाहिए। विरक्त वो तो देख रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। विरक्त घूमते फिरते रहते थे, गृहस्थियों को उपदेश देते थे, है ना, विरक्त। और उत्तरादेश स्थानधारी, है ना, खाकी। आगे चलते हैं। ये क्या है? 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। ठीक है, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।